तो आज हमारे पास एक रेडमी का नोट 10 आया है। प्रॉब्लम क्या है उसमें देखते हैं, चलो चार्जिंग लगा के चेक करते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा करंट कंजप्शन वगैरह क्या है। 400 मिली एम्पेयर सीधा 1200 मिली एम्पेयर फ़ोन में आ गया लोगो। जिस दुकानदार भाई ने भेजा है उसने तो क्लियरली बोला ही है कि सीपीयू का प्रॉब्लम है। चलो हम अपनी तरफ से भी एक बार देख लें इसको। रीस्टार्ट कर रहा है। हम्म।
देखिए वैसे तो जैसे ये रीस्टार्ट कर रहा है तो इसमें एक बार तो सॉफ्टवेयर लगा के मतलब सॉफ्टवेयर करके देखना चाहिए। पर अब जो फ़ोन्स आ रहे हैं नए एमआई के सैमसंग के, इनमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है सीपीयू के बैड वेल्डिंग की, मतलब सीपीयू रीसोल्डर करना पड़ता है। तो अगर मैं पहले सॉफ्टवेयर लगाऊंगा तो फिर डाटा चला जाएगा बंदे का। तो हम कोशिश करेंगे पहले एक बार एसओसी जो सीपीयू है अपना उसको रिवॉल्व करके ट्राई किया जाए। अगर इसको रिवॉल्व करने से सॉल्व हो गया ठीक है, तो उसका डाटा भी बच जाएगा और फ़ोन भी अलाइव हो जाएगा। लेकिन अगर रिवॉल्व करने से भी सेम प्रॉब्लम आती है तो फिर एक बार कस्टमर से कंफर्म करना पड़ेगा। अगर वो कहेगा कि भाई डाटा लॉस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम सॉफ्टवेयर लगा के या फ्लैश करके फ़ोन को देखेंगे। तो चलिए एक बार जो है हम सीपीयू रिवॉल्व करके ट्राई करते हैं इसको। तो माइक्रॉन की चिप लगी हुई है और सीपीयू हमारा क्वालकॉम लगा हुआ है। चलिए ग्लू क्लीनिंग कर लेते हैं पहले। ग्लू क्लीनिंग के लिए तकरीबन आपको टेम्परेचर रखना है 250 और एयर तकरीबन 50 रख लीजिए। ये वाला टूल जो है हम यूज़ करेंगे ग्लू क्लीनिंग के लिए। साइड की जो ग्लू है इसलिए वो क्लीन करते हैं ताकि जब हम कोई भी आईसी, जहाँ चलो इस मामले में हमारी एसओसी जब हम रिमूव करेंगे तो ये साइड पे जो टाइनी कंपोनेंट लगे हुए हैं, छोटे रजिस्टर कैप वगैरह लगे हुए हैं, तो ये भी आईसी के साथ बोर्ड से बाहर नहीं निकल जाएं। तो इसलिए ग्लू क्लीन करना साइड से कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है। जिन बंदों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। उतनी देर हम ग्लू क्लीन करते हैं। ओके, एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसे साइड से ग्लू कटिंग करते समय आपको ब्लेड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो नीचे से जो है कोई ना कोई लेयर कट जाएगी, तो उससे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बड़े हल्के हाथ से आपको ये चलाना है, कुछ भी लेयर कटिंग नहीं करनी नीचे से, मतलब आपके पीसीबी पे स्क्रैच नहीं आने चाहिए। अगर आपका हाथ फास्ट है इस काम में तो फास्ट चल सकते हो, अगर आप थोड़े नए हो तो स्लो चलो, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। कंपोनेंट जो साइड पे लगे हैं उनको बचा के चलना है, कोई भी कंपोनेंट खराब नहीं करना है, तोड़ना नहीं है। चलिए ग्लू हमारी क्लीन हो चुकी है, तो सीपीयू रिमूव करना है। पहले ही हम साइड डिसाइड कर लें कि किस तरफ से मेरे को ब्लेड वगैरह इंसर्ट करना है। तो ठीक है, इधर से ही उठा लेंगे, राइट साइड से ही। तो पहले प्री हीट करेंगे इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए। प्री हीटिंग के टाइम आपका हीट रहेगा 250, एयर रहेगा तकरीबन 60-70 के करीब, 70-60 समथिंग कुछ ऐसे। प्री हीट आप जितनी ज़्यादा देर करोगे उतना कम टेम्परेचर पे आईसी फाइनली आपका बाहर आ जाएगा। टेम्परेचर मैंने आपको बताया है प्री हीटिंग का 250 है, एयर जो है तकरीबन 60 या फिर 70। नोज़ल का साइज़ जो है मीडियम है क्योंकि सीपीयू बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा भी नहीं रखना नोज़ल का साइज़, तकरीबन मीडियम चलेगा। ठीक है, अभी फाइनली हम जो है हीट कर ले रहे हैं 350 और एयर तकरीबन हमारी 70 है। तकरीबन 15-20 सेकेंड इतने टेम्परेचर पे इसको हीट करेंगे और उसके बाद जो है आईसी को निकाल लेंगे। डॉट मेरा इस तरफ है तो यहाँ मैं एक निशानी लगा देता हूँ ताकि अपने को बाद में कन्फ्यूज़न नहीं हो। लीजिए आईसी उठ गया, सील्ड था, लेकिन जो टेम्परेचर मैंने आपको बताया है इसको फॉलो करोगे तो बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए, बिना कुछ गड़बड़ किए आप आसानी से आईसी निकाल सकते हो। चलिए पहले बोर्ड क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद है सीपीयू का साइड क्लीन करेंगे।
एक बार थोड़ी जो ग्लू वगैरह लगी हुई है इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलिए ठीक है, थोड़ा फ्लक्स लगाना है और आयरन रखना है तकरीबन 350 पे, और थोड़ा सा शोल्डर पेस्ट लगा के इस पे इसको हल्के हाथ से ऐसे पीसीबी से रब कर देना है, मतलब थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से जो आईसी की शोल्डर है वो हम क्लीन करेंगे। आपको यहाँ बहुत ज़्यादा इसको घिसने की ज़रूरत नहीं है, घिसोगे तो फिर इसका इंसुलेशन लेयर निकल जाएगा, मतलब ये कलर निकल जाएगा और जो है आपको कॉपर के ट्रेसेस नीचे से दिखने लगेंगे। तो इसको हल्के हाथ से यूज़ करिए, और साइड पे जो कंपोनेंट लगे हैं उनको टच नहीं करना है, उनको बचा के चलना है। चलिए मोस्टली एक बार हमने ये क्लीन कर लिया है, अब बाकी जो है वो विक से क्लीन कर लेते हैं, डी सोल्डर विक से। चलिए अब डी सोल्डर विक से क्लियर कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेंगे। देखो सूखे में आयरन नहीं चलाना है सर, इंसुलेशन ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा जो है इसको वेट करके रखना है, थोड़ा गीला करके रखना है, मतलब किससे, हम नेचुरल सी बात है पानी से तो नहीं करेंगे, किसी अच्छे सोल्डरिंग फ्लक्स से ही करेंगे। ये भी हल्के हाथ से चलाना है सर, कोई बहुत ज़्यादा घिसना नहीं है इसको, फिर से वही प्रॉब्लम आएगी, आपके कॉपर के ट्रेसिस आपको दिखने लगेंगे, ट्रैक एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे अगर आप बहुत ज़्यादा इसको ज़ोर से घिस के यूज़ करोगे। साइड पे जो कंपोनेंट है उनको बचा के चलना है, विक अगर उनसे टच हो गई तो विक जो है हाई टेम्परेचर पे है, तो वो कंपोनेंट हो सकता है विक में ही साथ में आ जाए विक के, और आपको पता भी नहीं चले, तो जो फ़ोन है कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, हल्के हाथ से विक से हमने जो है एक्स्ट्रा शोल्डर अपना टिन जिसको बोलते हैं क्लीन कर लेना है, बहुत ज़्यादा इसको ज़ोर से घिसना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, मोस्टली क्लीन हो चुका है। अब हम एक कॉटन से थोड़ा एसीटोन लेंगे, कॉटन को उसको गीला करके थोड़ा एसीटोन में जो है हमारा ये सीन क्लियर कर लेंगे, मतलब आईसी का जो जगह है वो क्लीन कर लेंगे। कंपोनेंट खास तौर पे ध्यान देने हैं, कोई कंपोनेंट जो है आपका टूटना नहीं चाहिए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी कंपोनेंट टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपको फ़ोटो वोटो भाई फेसबुक वगैरह पे डालने की थोड़ी शौक है तो कपड़ा नीचे रखिए क्लोथ, और उससे एक बार क्लीन करिए, तो बड़ी ज़बरदस्त जो है शाइनिंग और क्लीनिंग आएगी। ठीक है जी, देखो थोड़ा जूम करके कंफर्म कर लेंगे, आईसी की जगह किधर ग्लू तो नहीं लगी है, साइड पे लगेगी तो चलेगी। ये देखिए, ये मैं बोल रहा था, ये देखो ये जो थोड़े थोड़े कट लगे हैं ना, इनको अवॉइड करना है आपने, ब्लेड जो है साइड पे बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं घिसना है, थोड़ी ग्लू है जो हमारे को क्लीन कर देनी चाहिए, तो हम ग्लू थोड़ी क्लीन कर देंगे। नहीं तो क्या होगा, जब हम आईसी यहाँ लगाएंगे तो ये ग्लू की वजह से आईसी थोड़ा हवा में रह जाएगा, वो अपनी जगह पे नहीं अटैच हो पाएगा, तो फिर उसकी वजह से नीचे कनेक्शन नहीं जुड़ेंगे, और कनेक्शन नहीं जुड़ेंगे तो सर्किट ओपन रह जाएगा, जिस सेक्शन की वो बॉल्स होंगी जो ओपन रहेंगी तो फिर वो वाला सेक्शन जो है हमारा काम नहीं करेगा। अगर एमएमसी सेक्शन हुआ तो फ़ोन जो है आइडियल मोड में फंस सकता है, पावर सेक्शन की बॉल्स हुई तो फ़ोन हो सकता है ऑन ही नहीं हो, सीपीयू आपका ऑन ही नहीं हो, ऐसे ही डिस्प्ले की लाइंस हों तो आपके ग्राफिक्स नहीं आएंगे। तो ग्लू जो है थोड़ी हमने क्लीन कर लेनी है, जिधर जिधर अपना आईसी रहेगा आईसी के नीचे, ये तो बाहर की बाउंड्री की ग्लू है, इसका इशू नहीं है, तो आईसी के नीचे नीचे की जो ग्लू है वो हम क्लीन कर लेंगे।
ठीक है, मोस्टली क्लीन हो चुका है। थोड़ा ब्रश से हटा देंगे ये ग्लू जो लगी थी, इपॉक्सी बोलते हैं सही मायने में इसको। थोड़ा एयर से क्लीन कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सही हो गया है। चलिए फिर वही एक थोड़ा नीचे कपड़ा रख के इसको फाइनल क्लीन कर लेंगे एक बार। ठीक है, बोर्ड हमारा रेडी है आईसी लगाने के लिए। चलो आईसी क्लीन कर लें अब। पहले आईसी की जो साइड की ग्लू है वो क्लीन कर लेंगे। आईसी पे कट नहीं लगाना है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिर्फ ग्लू कट करनी है। चलिए आईसी साइड्स जो हैं क्लीन हो चुकी हैं। ठीक है, इसको आईसी होल्डर में हम फिक्स कर लेते हैं। इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो आईसी जो है सर जी बेंड हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ही बस टाइट करेंगे। ठीक है, तो अभी आईसी क्लीन करते समय हम टेम्परेचर रखेंगे तकरीबन 320 और एयर रखेंगे तकरीबन अप्रॉक्स 55। चलिए आईसी क्लीन कर लेते हैं अब। नोजल फिर वही है, मीडियम साइज। देखो जब तक आपको नहीं लगे ना कि सोल्डर मेल्ट हो गया है या हो रहा है, तो आपको जो है यहाँ ब्लेड नहीं चलाना। आपको थोड़ा 2-4 पॉइंट टेम्परेचर के और इंक्रीज कर लेने हैं, उसके बाद ही ब्लेड यूज़ करना है। ऐसे हल्के हाथ से इसको क्लीन कर लेना है। सेंटर से ये जल्दी क्लीन हो जाएगा, साइड से जो थोड़ा है टाइम लेगा, क्योंकि साइड पे जो है लोहे की पत्ती हीट सिंक का काम कर रही है, उसकी वजह से साइड का टेम्परेचर जो है आईसी का जल्दी इंक्रीज नहीं होता। थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इस पर यूज़ नहीं करना है कि कहीं आप 350 वगैरह यूज़ करने लगो। देखो ऐसा है, मैं ये नहीं बोलता 350 पे आईसी ख़राब ही हो जाएगा, लेकिन टाइमिंग मैटर करती है। अगर आईसी पे टेम्परेचर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और टाइम आप ज़्यादा लगा रहे हो, तो चांसेस हैं कि आपका आईसी जो है ख़राब हो सकता है। क्योंकि एक्चुअली ये जो आपको दिख रहा है ये तो जस्ट एक फ्रेम है। असल में जो आपका सीपीयू है या एसओसी है वो इसके अंदर है। वो एक ग्लास की चिप होती है, उसमें फिर से सोल्डर के ऐसे बॉल्स होते हैं जिससे वो ये फ्रेम से जुड़ा रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर आपको आईसी पे यूज़ नहीं करना है। अभी आईसी पे आयरन में यूज़ कर रहा हूँ, मेरा टेम्परेचर है 320। पीसीबी पे हमने यूज़ किया था तो टेम्परेचर था 350। अभी आईसी पे जब यूज़ कर रहे हैं तो टेम्परेचर है 320। इसको भी हल्के हाथ से हमने डीसोल्डर विक से क्लीन कर लेना है। इससे क्या होगा, थोड़ी बहुत जो कुछ ग्लू की पेंडिंग रह गई होगी वो क्लीन हो जाएगी, और जो सोल्डर पेस्ट था वो भी हमारा क्लीन हो जाएगा, जो कुछ एक्स्ट्रा यहाँ लगा हुआ था। ठीक है, तो क्लीन कर लेंगे इसको दोबारा से। अब ये जो कुछ ब्लैक बॉल्स हैं इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। इसके 2-3 फंडे हो सकते हैं। चलो मैं आपको सिंपल वाला बता देता हूँ जो सबसे इजी है। एक ये ऐसे मेटल वाला ब्रश लीजिए और उसको थोड़ा एसीटोन में भिगो के ऐसे थोड़ा हल्के हाथ से इसको घिस दीजिए, दोनों साइड से रब कर दीजिए। मोस्टली जो बॉल आपकी ब्लैक थी, मतलब जो गंदी थी, उसी की वजह से आपको ब्लैक बॉल दिख रही थी, कार्बन जमी हुई थी उस पर, वो अब साफ हो जाएगी। एक चीज़ का ध्यान दीजिए, मेटल ब्रश यूज़ करते समय बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर आपको आईसी पे नहीं देना है, नहीं तो जो है आपकी ग्रीन लेयर, इंसुलेशन वाली जो लेयर है वो ख़राब हो जाएगी और बॉल जो है एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी।
ठीक है, मोस्टली सारी बॉल शाइनिंग में आ गई। अब फिर से वही थोड़ा सा कॉटन लेके और उसको एसीटोन में गीला करके हम एक क्लॉथ की मदद से इसको क्लीन कर देंगे। चलिए, आईसी जो है अपना रीबॉलिंग के लिए रेडी है। ठीक है, आप देख सकते हो पूरा अच्छे से चमक धमक आ गई है हर बॉल पे। बहुत है, अब इससे ज़्यादा घिसोगे तो फिर तो ख़राब ही होना है। चलिए, रीबॉलिंग के लिए हम थोड़ा नैपकिन रख लेते हैं नीचे। आईसी का नंबर देख लेते हैं कौन सा, स्टेंसिल ढूंढ लेते हैं। वैसे ऐसे कमेंट्री करनी थोड़ी अजीब सी लगती है। चलो, 6150 है तो मैं स्टेंसिल ढूंढ लूँ ज़रा इसकी। ये स्टेंसिल अलाइन कर लेते हैं। देख लीजिए, स्टेंसिल के किसी भी होल में कुछ भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, पूरा जो है क्लीन होना चाहिए। अगर किसी भी होल में कुछ भी थोड़ी बहुत गंदगी रहेगी तो फिर उससे क्या होगा, वो बॉल छोटी बनेगी। बॉल छोटी बनेगी तो फिर दिक्कत वही है, जिस सेक्शन का वो ट्रैक रहेगा उस सेक्शन का सर्किट प्रॉपरली काम नहीं करेगा। अभी भी कुछ बॉल्स जो हैं, होल्स जो हैं प्रॉपरली क्लीन नहीं है, तो एक बार एयर से क्लीन कर लेता हूँ इनको। एक मिनट। ऐसे कोई एक आध बॉल क्लीन ना हो तो आप ऐसे नीडल से उसको क्लीन कर सकते हो, लेकिन नीडल बहुत ज़्यादा होल में अंदर तक नहीं लेके जानी। उससे क्या होगा, आपका बॉल का जो है साइज़ बड़ा बनने चालू हो जाएगा। ठीक है जी, आईसी को अलाइन कर लिया। अभी भी एक बॉल में कुछ है होल में, तो ये भी क्लीन कर लेंगे। ये चीज़ का ध्यान देना है, थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आईसी जो है दोबारा दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप क्लीननेस का पहले ही ध्यान दोगे। ठीक है, स्टेंसिल अलाइन करने के बाद अच्छे से देख लो किसी होल में कुछ फंसा हुआ तो नहीं है, अगर है तो उसको क्लीन करो। ठीक है जी, जिन बंदों से स्टेंसिल हिल जाती है पीपीडी फिलिंग के बाद, उनके लिए ऐसा रहेगा कि आपको पूरी आईसी एक बार में जो है फिल नहीं करनी है, सिर्फ एक कॉर्नर ऐसे फिलिंग कर लो। ठीक है जी, ट्वीज़र से इसको पकड़ो और सिर्फ इतनी जगह ही आप जो है बॉल्स बनाइए। उससे क्या होगा, आईसी अलाइन में है, अलाइनमेंट में है, आप देख पा रहे हो, क्योंकि आधी बॉल्स जो हैं खाली हैं, हम देख पा रहे हैं स्टेंसिल के थ्रू। अभी जो कुछ बॉल्स बन गई, ये क्या होगा, इसकी वजह से जो आईसी है स्टक हो जाएगा स्टेंसिल में। तो अगर थोड़ा बहुत स्टेंसिल अपने से हिल भी जाएगी तो आईसी भी साथ ही हिलेगा। देखिए, आईसी भी जो है साथ ही हिल रहा है, तो इससे नए बंदों को परेशानी नहीं आएगी, वो अच्छे से काम जो है कर पाएंगे। ठीक है, अभी पेंडिंग जो है वो फिल कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के पीपीडी नहीं भरनी, उससे क्या होगा, बॉल्स बड़ी हो जाएंगी, फिर स्टेंसिल में आपका आईसी स्टक हो जाएगा, फिर आपको ब्लेड से काटना पड़ेगा। तो आप हल्के हाथ से जो है पीपीडी फिल करो। मेक श्योर कंफर्म कर लो कि कोई एरिया, कोई बॉल जो है ऐसी ना रहे जिसमें पीपीडी ना फिल हुई हो। देखो, अगर आपसे ऐसे ज़्यादा लग भी जाए पीपीडी, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पीपीडी आपसे ज़्यादा फिलिंग हो गई, तो उसका सोल्यूशन है, क्या है मैं बोलता हूँ अभी आपको। पहले तो इसी से क्लीन कर लो, जो हम ये स्टेंसिल सॉरी ये ब्लेड यूज़ कर रहे थे हम फिलिंग के लिए। उसके बाद जो है एक कॉटन से इसको अच्छे से कॉटन से या एक क्लॉथ से आप इसको
अच्छे से ऐसे आईसी को रब कर दीजिए, साफ कर दीजिए। इससे क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा अगर गलती से कोई ज़्यादा पीपीडी लग भी जाएगी तो पहले ही क्लीन हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्लीन हो गई। तो अभी जो है बॉल्स जो हैं वो प्रॉपर ही बनेंगी, सबका साइज मोस्टली सेम ही रहेगा। चलिए, रीबॉलिंग का टेम्परेचर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो 320 है और एयर है तकरीबन 30। एक साइड में ऐसे नोजल रख दीजिए, आराम करिए बस, और जो है आपका आईसी बन जाएगा। ठीक है जी, मतलब रीबॉलिंग जो है हमारी मोस्टली प्रॉपर हो चुकी है। स्टेंसिल उठाने से पहले ही देख लीजिए कोई बॉल ऐसी तो नहीं जो नीचे जुड़ी ना हो। मोस्टली सारी बॉल्स जो हैं नीचे हमारी प्रॉपरली स्टक हो चुकी हैं, आईसी से अटैच हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए कोई आप पतली नीडल का यूज़ करिए, कोई 2-4 बॉल को ऐसे थोड़ा प्रेशराइज करिए और आईसी जो है वो बाहर आ जाएगा। अब फिर से देख लीजिए स्टेंसिल में कोई बॉल तो नहीं है जो स्टेंसिल में ही रह गई हो, तो ऐसे ही स्टेंसिल दोबारा रख के हीट कर सकते हैं, लेकिन ओके है अपना आईसी। तो एक बार आईसी को दोबारा से हम थोड़ा हीट कर देंगे ताकि आईसी पे बॉल अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी होगी तो वो अपनी जगह पे अलाइन हो जाएगी। ठीक है जी, मोस्टली ओके है। चलिए वापस लगा देते हैं इसको। वैसे तो वापस लगाने से पहले आपको डीसी पे रीडिंग वगैरह देख लेनी चाहिए कि कोई बोर्ड में शॉर्टिंग वोटिंग तो नहीं है, क्योंकि जैसे अब हमने आईसी रिमूव किया है तो मे बी हमारी हार्ड डिस्क पे भी हो सकता है थोड़ी बहुत हीट चली गई हो, लेकिन मैं कंफर्म हूँ कि सही है, तो मेरे को ज़्यादा इशू नहीं है इसमें। तो मैं जो है टाइम बचा रहा हूँ, थोड़ा चेक नहीं कर रहा इसको। इधर थोड़ा मैं एक बार क्लीनिंग ये ब्रश से ज़रूर कर दूंगा ताकि शोल्डर जॉइंट्स जो है अच्छे से लग जाएं। ये ऐसे मेटल वाले ब्रश से क्लीन करने से क्या होगा, बॉल्स जो हैं शाइनिंग में आ जाएंगी और हमारा आईसी प्रॉपरली वहां अटैच हो पाएगा, कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा जूम करके देख लो, कोई मिट्टी का कण या कुछ भी कोई पार्टिकल यहाँ नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आईसी नीचे नहीं बैठ पाए, दिक्कत हो जाएगी। तो आपको थोड़ा ये क्लीनिंग का बड़ा खास ध्यान देना है। रीसोल्डरिंग जो है, सोल्डरिंग स्किल मोस्टली क्लीनिंग पे ही टिकी हुई है। क्लीनिंग बढ़िया रहेगी आपके काम में तो रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। ठीक है, ऐसे एक लेयर बना देनी है फ्लक्स की, ऐसे पहाड़ सा खड़ा नहीं करना, उसकी वजह से क्या होगा फिर आईसी आपका एक तरफ को भाग लेगा अगर आप इसको लेयर नहीं बनाओगे फ्लक्स की। ठीक है, आईसी पे देख लो कुछ डर्ट पार्टिकल तो नहीं लगा हुआ, अगर है तो उसको पहले क्लीन कर लो। ठीक है, मोस्टली ओके है। और ये निशान मैंने लगाया था यहाँ लेफ्ट अपर कॉर्नर में, तो मेरा डॉट जो है इस तरफ ही आएगा। ठीक है, आईसी अलाइन कर लेना है हीट करने से पहले। ये चारों तरफ आपको जो है मार्किंग्स मिल जाती हैं, उनके बीच में ही आपको जो है आईसी अलाइन कर। ठीक है जी, चलो हार्ड डिस्क पे फिर से हम एक कॉइन रख लेते हैं ताकि उस पर थोड़ा हीट ना जाए और अपने को वो रीबॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो पहले फिर से 250 और तकरीबन 60 एयर रख के हम इसको एक बार प्री हीट कर लेंगे आईसी को। मतलब बोर्ड को प्री हीट करना होता है क्योंकि बोर्ड का एरिया ज़्यादा है, आईसी तो जल्दी ही हीट पकड़ लेगा, आईसी की इशू नहीं होती। तो प्री हीटिंग के लिए टेम्परेचर मैं यूज़ कर रहा हूँ 250, एयर तकरीबन 60 है। सेम ही नोजल है जिससे मैंने ये रीबॉल किया है और जिससे ये आईसी हमने बाहर निकाला था। ठीक है जी, तकरीबन 30-40 सेकंड या 1 मिनट जो है प्री हीट कर लेंगे। प्री हीटिंग का सीधा हिसाब है, प्री हीटिंग जितनी ज़्यादा देर करोगे
उतनी कम हीट में आपका जो है काम हो जाएगा। ठीक है जी, तकरीबन प्री हीटिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, तकरीबन टेम्परेचर हम रखेंगे 330 और एयर जो है तकरीबन हम 60 रखेंगे और आईसी जो है वापस सोल्डर कर देंगे। थोड़ा सा आईसी शेक करेगा जब आईसी अपनी जगह पे बैठेगा जी, जैसे थोड़ा सा शायद आपने देखा हो, तो मैं इसको हिला के देख लेता हूँ। हिलाने से वापस आ रहा है तो थोड़ी फ्लक्स डाल देते हैं एक बार। फ्लक्स जो है आईसी के नीचे लगानी होती है, आईसी के ऊपर लगाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे धुआं देख के खुशी मिलती है तो बात अलग है, वैसे फ्लक्स का काम नीचे होता है शोल्डर की तरफ, क्योंकि ये शोल्डर का जॉइंट अच्छा लग जाए इसके लिए हम यूज़ करते हैं। थोड़ी ज़्यादा लग गई, चलो कोई नहीं, ठीक है। थोड़ा एक बार इसको शेक करके देख लेंगे कि आईसी अपनी जगह पे सेट हो गया है या नहीं जी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो मैं उसको थोड़ा हिला रहा हूँ तो वो अपनी वापस जगह पे आ रहा है। तो आईसी जो है हमारा प्रॉपरली अटैच हो चुका है। चलिए ठीक है, चेक करेंगे क्या नतीजा निकला। थोड़ा कूल डाउन हो जाने दो इसको। बैटरी का जो फ्लक्स होता है वो सबसे लास्ट में लगाना होता है। पहले आपको जो भी और अटैच करना चाहो आप पहले कर लो। बैटरी का फ्लक्स जो है सबसे लास्ट में लगाना रहता है, क्योंकि कई सर्किट ऐसे होते हैं स्टैंड बाय में पहले ही सप्लाई उधर आ जाती है, और अब जब आप दूसरा कोई कैमरा या सब पीसीबी का फ्लक्स लगाते हो तो थोड़ा बोर्ड में शॉर्टिंग होने के चांसेस कई बार बन जाते हैं। तो बैटरी सबसे लास्ट में अटैच करनी होती है। रिमूव सबसे पहले करनी है, अटैच सबसे लास्ट में करनी है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इससे थोड़ा आपकी भी और आपके डिवाइस की सेफ्टी बनी रहेगी। आपकी सेफ्टी मतलब आपकी जेब की सेफ्टी, डिवाइस की सेफ्टी की वो जिंदा रहेगा। चलिए ऑन करके देख लेते हैं। ऑन हो गया है, बैटरी लो का साइन भी आ रहा है। चलिए चार्जर लगा के देख लेते हैं साथ में। तकरीबन 1.6 एम्पेयर ले रहा है, चार्जिंग बढ़िया फास्ट स्पीड से चल रही है। बैटरी वाकई ड्रॉप है। फास्ट चार्जिंग स्टार्ट हो रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। बी बस का जो वोल्टेज था वो 5 वोल्ट से तकरीबन जो है 6 वोल्ट गया, अब 7.7 वोल्ट हो गया। ये आप कर्व देख सकते हो लेफ्ट में, लेफ्ट अपर कॉर्नर में जो आप कर्व देख पा रहे हो। तकरीबन 14 वॉट की अभी चार्जिंग जो है चल रही है। करंट हमारा है तकरीबन 1.5 एम्पेयर और वोल्टेज अपनी है तकरीबन 8.7 वोल्टेज। तो तकरीबन अप्रॉक्स आप देख सकते हो वाटेज जो हो गई चार्जर की, 15 वॉट का चार्जिंग अभी फ़िलहाल हमारा फ़ोन ये ले रहा है। तो चलिए एक बार ऑन करके देख लेते हैं, ऑन तो हो ही जाएगा। वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। वोल्टेज जो है तकरीबन 5 वोल्ट 12 वोल्ट भी अभी गई थी, लेकिन वापस आ गई। फ़ोन एक बार नॉर्मली ऑन हो जाएगा तो चार्जिंग जो है स्टेबल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ या बहुत कुछ या थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब उन्होंने नहीं कर रखा है, तो ऐसे
महापुरुषों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट्स नीचे आप पोस्ट कर सकते हो। देखो ऐसा है, हर बंदे का कमेंट जो है मैं रीड करता हूँ। जो जेन्युइन कमेंट्स होते हैं उनका मैं रिप्लाई भी करता हूँ। जिन बातों का कोई रिप्लाई नहीं होता उसको मैं सिंपली लाइक करके छोड़ देता हूँ। तो अगर आपका कोई प्रॉपर कमेंट रहेगा जिसका मैं रिप्लाई दे सकता हूँ तो आपको जो है रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। तो फ़ोन जो है अपना सॉल्व हो चुका है। अगर ये CPU रिवॉल्व करने से या SoC रिवॉल्व करने से नहीं सॉल्व होता तो फिर हम इसको सॉफ्टवेयर लगा के देखते, लेकिन क्योंकि डाटा हमारा बचाना मेन पर्पस हो जाता है तो पहले हार्डवेयर करके देखना बन जाता है। और दूसरी बात, आजकल जो फ़ोन आ रहे हैं ये इनमें बेड वेल्डिंग का इशू बहुत ज़्यादा है, ड्राई सोल्डरिंग का इशू बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए भी सॉफ्टवेयर लगाने से पहले एक बार SoC मतलब CPU जो है रीसोल्डर करके देखना ज़रूर चाहिए अपने को। चलिए, फ़ोन रीस्टार्ट तो नहीं हुआ, ठीक है, ओके। ऑलरेडी किसी ने सॉफ्टवेयर कर रखा है, ये तो पहले ही स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हुआ। चली लग रहा था जैसे टच नहीं चल रही है, लेकिन थोड़ा स्टक था, चल गई है। सिस्टम UI इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अब इसके लिए मेरे ख्याल से जो है सॉफ्टवेयर अपने को दोबारा लगाना पड़ेगा। अगर ये दिक्कत आती है, ये सिस्टम UI का जो रहता है ये मोस्टली देखो 2-4 वजह इसकी हो सकती है, मैं आपको बता देता हूँ। हार्ड डिस्क में या CPU में बैड वेल्डिंग की वजह से ऐसे आता है, ठीक है जी। दूसरा, सॉफ्टवेयर करप्ट होने की वजह से ऐसे आता है। तीसरा जो है, हार्ड डिस्क की अगर हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो भी ऐसा आएगा। तो एक बार हमने जस्ट SoC रिवॉल्व करी है, अभी ये दोबारा भी एरर आएगा तो हम इसको फ्लैश करके देखेंगे। फ्लैश अपने को करके देखना पड़ेगा। चलिए, जैसे लोगों पे खड़ा था वो अपना सॉल्व हो गया। अब फ्लैशिंग वगैरह तो वो कर ही लेंगे अपना, कोई दिक्कत नहीं है उसको। एक बार हम कंप्लीट चेक कर लेते हैं कि चलता है कि नहीं, कैमरा वगैरह थोड़े चेक कर लेते हैं इसमें। थोड़ा लोडिंग ऐप्स में ये टाइम लेता है, उतनी देर जिन बंदों ने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। देखो, लाइक शेयर करने से क्या होता है, थोड़ी एनकरेजमेंट मिलती है, अपने को भी थोड़ा लगता है कि हाँ स्टफ़ जो है शेयर करना चाहिए। और आपको पता है इन कामों में टाइम लगता है। ये काम अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता तो आधे टाइम में हो जाता, लेकिन अभी वीडियो रिकॉर्डिंग में देखो आवाज़ भी, वॉइस ओवर भी करना रहता है, ठीक है जी। सारा बार बार अपने को कैमरे फ्लिप करने पड़ते हैं, मतलब तामझाम जो है इंक्रीज़ हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप जो इस चीज़ को रिस्पेक्ट करोगे और जो है सपोर्ट करोगे और चैनल को सब्सक्राइब और जो है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करोगे। बाकी आपके कोई सवाल तो रहेंगे, सवाल मतलब आपके क्वेश्चंस कुछ रहेंगे तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। मोस्टली मैं जो है रिप्लाई उनका दे दूंगा। और अगर कोई बंदा यहाँ PGT में क्लास ज्वाइन करने के लिए आना चाहता है तो अभी जो बुकिंग चल रही है वो नवंबर और दिसंबर बैच की बुकिंग्स ओपन है, तो आप अपनी सीट जो है रिजर्व करवा सकते हो। व्हाट्सएप नंबर जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें FRP लगी हुई है तो ठीक है, FRP वगैरह खोलना मेरा काम नहीं है। वैसे भी डॉक्यूमेंटेशन के बिना मैं ऐसा कोई काम करता नहीं हूँ, तो ये वो बंदा खुद ही कर लेगा। मेरा जो पर्पस था वीडियो बनाने का वो सॉल्व हो गया, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था, ऑन हो गया है। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी।